हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग और हार्ट रिलेटेड बीमारियों में क्या कोरिलेशन है और उसको कैसे छोड़ा जाए और किस तरह के प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस हम कर सकते हैं स्मोकिंग करने वालों पेशेंट्स में, उस बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली स्मोकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट उतना डील नहीं करते। ज़्यादातर स्मोकिंग को छोड़ने और इससे डी एडिक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड ज़्यादातर डिस्कशन साइकियाट्रिस्ट लोग करते हैं, नॉर्मली उनका टॉपिक है। पर आज हम इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कार्डियक पेशेंट जो हमारे पास हार्ट अटैक लेके आते हैं उसमें स्मोकिंग एक बड़ा कंट्रीब्यूटर फैक्टर रहता है। और अगर हम इसे टाइम पर और सही तरह से एड्रेस नहीं करते और उनकी स्मोकिंग की आदत नहीं छुड़वा पाते हैं तो बीमारी के दोबारा होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। नॉर्मली भी देखा गया है कि जो व्यक्ति को पहले हार्ट अटैक ना भी आया हो उसमें भी स्मोकिंग रिलेटेड हार्ट अटैक आने का चांस 3 से 4 गुना होता है और लकवे आने का चांस 2 से 3 गुना जैसा रहता है। पर जिस व्यक्ति को एक बार अगर हार्ट अटैक आ गया उसको अगर हम स्मोकिंग ना छुड़वा सके तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा, इससे ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी लोग को जो उनको स्मोकिंग की आदत है, अगर उनको सडनली स्मोकिंग से विड्रॉ किया जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जिसमें कई बार पेशेंट को मैनेज करना बड़ा मुश्किल भी पड़ता है। तो स्मोकिंग को किस तरह से छोड़ना है, कौन कौन से डी एडिक्शन रेजिमेंट्स आते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और आई होप कि मेरे वीडियो का पर्पज़ ये है कि कुछ लोगों को एटलीस्ट ये मैसेज मिले कि स्मोकिंग और हार्ट अटैक के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और वो स्मोकिंग को अवॉइड करें। और शायद जो डी एडिक्शन रेजिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे उनसे थोड़ा लोगों को मदद मिलना चाहिए स्मोकिंग को छोड़ने में। एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्मोकिंग एक वर्ल्ड वाइड फैली हुई प्रॉब्लम है। रादर अभी ये प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज़ में और बढ़ रही है। डेवलप कंट्रीज़ में कंपेरेटिवली इसका प्रेवलेंस थोड़ा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी लोग डेवलप कंट्रीज़ में स्मोकिंग के बारे में जो प्रॉब्लम्स है उसके से रिलेटेड धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले जो एक स्टाइल स्टेटमेंट या फैशन स्टेटमेंट की तरह लोग स्मोकिंग करना प्रेफर करते थे, इट वाज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग माचो, साइन ऑफ बीइंग मैनली, उस हिसाब से लोग स्मोकिंग को करना पसंद करते थे। अब धीरे धीरे करके वो ट्रेंड जा रहा है। बहुत यंग एज में वेस्टर्न कंट्रीज में एटलीस्ट स्मोकिंग का ट्रेंड कम हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज में कंपेरेटिवली ये ट्रेंड अभी भी बढ़ ही रहा है और इसके शायद बहुत साल मेहनत और करना पड़ेगा, बहुत अवेयरनेस करनी पड़ेगी, तभी इसका ट्रेंड धीरे धीरे करके जाएगा। स्मोकिंग जो है हार्ट को बहुत तरीके से हार्म कर सकता है। स्मोकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और निकोटीन रिलेटेड बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं जब पेशेंट स्मोक करता है। कई बार कुछ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हैं जो स्मोकिंग में जो पेपर जलता है या जो टोबैको का पार्टिकल्स जलते हैं उससे रिलेटेड भी वो ब्लड में एंटर हो जाते हैं और पेशेंट को लॉन्ग टर्म नुकसान करते हैं। इसीलिए स्मोकिंग सिर्फ निकोटीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं करता, इसमें बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो हार्ट को नुकसान करते हैं, बहुत तरह से नुकसान करते हैं। स्मोकर्स को हार्ट अटैक आने का चांस नॉर्मल व्यक्ति से 3 से 4 गुना होता है। और इसके अलावा स्मोकिंग के अगर हार्ट अटैक ना भी आए तो हार्ट का पंपिंग भी कई बार डायरेक्टली स्मोकिंग वीक कर सकता है। कई तरह के कैंसर्स हैं जो स्मोकिंग से रिलेटेड है। हार्ट का कैंसर डायरेक्टली स्मोकिंग से उतना रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन बॉडी के बहुत सारे कैंसर्स हैं जो स्मोकिंग से रिलेटेड है। और कभी भी अगर किसी को कैंसर हो तो डेफिनेटली उसका ओवरऑल रिस्क भी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक आने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग ओवरऑल एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी सिस्टम को अछूता है। कोई भी सिस्टम या हार्ट का कोई बॉडी का कोई भी ऑर्गन उसे अछूता नहीं है, सब सिस्टम को ही ऑलमोस्ट इक्वली खराब करता है। हार्ट के लिए स्पेशली क्योंकि हार्ट अटैक और लकवे का चांस इससे बढ़ जाता है तो हार्ट पेशेंट के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को तो स्मोकिंग बिल्कुल ही बंद करने की आवश्यकता है। स्मोकिंग बॉडी के सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और बहुत सारे तरह के कैंसर्स करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लंग कैंसर है, इसके अलावा किडनी का कैंसर, ब्लैडर कैंसर, कोलोन कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स में स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है। इनफैक्ट स्मोकिंग से रिलेटेड जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी में जाते हैं वो कोई ना कोई कैंसर से उनका रिलेशन रहता है। इसीलिए स्मोकर्स में बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के कैंसर्स देखे जाते हैं। स्पेशली लंग कैंसर में तो इसका प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ पेशेंट जिनको लंग कैंसर आता है उसमें स्मोकिंग रिस्क फैक्टर रहता है। हार्डली 10 to 20% लोग ही ऐसे रहते हैं जो नॉन स्मोकर्स रहते हैं। काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो टोबैको च्यू करते हैं उसका रिस्क फैक्टर कंपेरेटिवली कम होता है क्योंकि वो मुंह में ही रहता है, डायरेक्टली पेशेंट उसको स्पिट आउट कर देता है, थूक देता है, तो शायद उसका रिस्क कंपेरेटिवली कम होता है। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि टोबैको का रिस्क भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है क्योंकि टॉक्सिक प्रोडक्ट्स उसमें भी ब्लड में उतने ही ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं। रादर टोबैको जब व्यक्ति च्यू करता है तो कंटिन्यूसली वो मुंह में अब्जॉर्ब होकर मुंह की जो म्यूकोजा है उसमें डायरेक्टली अब्जॉर्ब होकर सीधा ही ब्लड में घुल जाता है। तो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स टोबैको च्यूइंग में भी ऑलमोस्ट लगभग उतना ही साइड इफेक्ट्स है। और हार्ट पेशेंट्स के लिए जितना स्मोकिंग बैन है टोबैको च्यूइंग भी लगभग उतना ही उनके लिए डेंजरस है और लगभग उतना ही उनके लिए मना है।
अगर किसी पेशेंट को हैबिचुअल कंटिन्यूस स्मोकिंग करने की आदत है तो उसकी स्मोकिंग की आदत छुड़वाने के लिए सबसे पहले तो अगर हार्ट पेशेंट है तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं चलेगा कि पेशेंट ये बोलता है कि साहब मैं पहले 10 पीता था, अब ये 4 पी रहा हूँ, या पहले 20 पीता था या 2 बंडल पीता था, अभी 1 कर दिया है। तो वैसा करने से यूजुअली वो थोड़े दिन हार्ट अटैक के बाद जब पेशेंट में फियर फैक्टर रहता है तो वो उस चीज़ को मानता है, लेकिन जब थोड़ा टाइम बीत जाता है तो धीरे धीरे वो डर निकल जाता है, स्मोकिंग वापस से रीस्टार्ट हो जाती है और पहले जितने लेवल्स पे पहुंच जाती है, कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाती है। तो अगर आपको पेशेंट को स्मोकिंग बंद करवानी है तो पूरी तरह से ही बंद करवाना पड़ेगा, आप उसमें पार्शियल काम नहीं कर सकते। दूसरा, स्टडीज ने यह भी शो किया है कि पेशेंट ने अब तक जितना स्मोक किया और उससे रिलेटेड जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो ब्लड में और हार्ट में डैमेज हुआ है उससे रिकवरी होने में कई साल लगते हैं। बॉडी के सारे ऑर्गन्स में रिकवरी का अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग प्रोफाइल है। इसमें हार्ट का रिकवरी ऑलमोस्ट 5 से 7 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है हार्ट को नॉन स्मोकर लेवल पर पहुंचने में, यानी कि जो नॉन स्मोकर व्यक्ति का जितना हार्ट अटैक का चांसेस है उस लेवल पर पहुंचने में कई साल लगते हैं। तो अगर पेशेंट कंटिन्यू स्मोकिंग करता रहेगा तो रिस्क कभी नहीं कम होगा। और इनफैक्ट हार्ट के पेशेंट में जो हम खून पतला करने की दवाई देते हैं ताकि स्टेंट में क्लॉटिंग वगैरह ना आए, वो दवाइयाँ भी असर नहीं करती और पेशेंट को बार बार हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। तो वैसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट स्मोकिंग को बंद करे और पूरी तरह बंद करे। ऐसा कम करने का ट्रेंड अगर थोड़ा बहुत रिडक्शन अगर कर भी दे तो उससे वो एडवांटेज अचीव नहीं होगा जो हम एक्चुअली हार्ट पेशेंट में करना चाहते हैं। काफ़ी पेशेंट्स हमें ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है इसलिए उनको स्मोकिंग करना कंपलसरी है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि बहुत एंग्जाइटी है, वो एंग्जाइटी उनकी बॉडी में स्मोकिंग करने से कम हो जाती है इसलिए वो स्मोक करते हैं। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसे लैक्सेटिव दीजिए, अगर स्ट्रेस एंग्जाइटी है तो एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन दीजिए, पर कोई भी चीज़ का सोल्यूशन स्मोकिंग नहीं है, क्योंकि आप एक जहर को काटने के लिए दूसरा जहर पी रहे हो तो उसमें कोई सेंस नहीं है। पेशेंट को एट द एंड ऑफ द डे नुकसान ही होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। और सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से अगर किसी को जो प्रॉब्लम होती है अगर उसको कम करने के लिए वो स्मोकिंग करता है तो रिस्क कम नहीं होगा, रादर बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे स्मोकिंग के ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। जो कई लोग बात करते हैं कि अगर वो ई सिगरेट्स लेते हैं या फिल्टर्ड सिगरेट्स लेते हैं या सिगार्स लेते हैं तो उसमें कितना रिस्क है। फिल्टर सिगरेट्स में एक फिल्टर पेपर या एक फिल्टर मैकेनिज्म इंसर्टेड होता है जो कि आपके सिगरेट के और मुंह के सरफेस के बीच में रहता है, जो कुछ हद तक टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को कम करता है। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है इसमें रिस्क जो रिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और वो फिल्टर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। ज़्यादातर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स तो स्मोक के साथ वैसे भी बॉडी के अंदर चले ही जाते हैं, तो इसलिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। रादर कई बार इसलिए भी नुकसान हो जाता है कि पेशेंट फिल्टर के नाम पर और ज़्यादा पीने लग जाता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि वो सेफ है। ई सिगरेट्स में भी वही है, लोगों को ऐसा लगता है कि कंपेरेटिवली वो सेफर है, लेकिन उसमें भी जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स रहते हैं वो कंपेरेटिवली काफ़ी हाई है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी में फिर भी जाते हैं। निकोटिन कंटेंट भले थोड़ा कम भी हो लेकिन वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता है। सिगार में कंपेरेटिवली क्योंकि वो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड टोबैको उसमें रहता है और प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ टोबैको रहता है, तो कंपेरेटिवली नुकसान ज़्यादा करता है पेशेंट्स को। जो सिगार स्मोकर है और रेगुलरली उतने ही अमाउंट में अगर सिगार पीने हैं तो उसमें टोबैको का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कई बार पेशेंट को नुकसान ज़्यादा होता है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि किसी की फैमिली में अगर कोई स्मोकर है तो बाकी लोग जो स्मोक नहीं करते उनको भी नुकसान होता है। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनको हार्ट अटैक आया, वो खुद स्मोक तो नहीं करते लेकिन उनके परिवार में कोई हैबिचुअल स्मोकर है जिसका स्मोक को पैसिवली अगर वो इनहेल करते हैं तो उनको भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये भी जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी फैमिली में कोई हार्ट पेशेंट है या जिसको कोई हार्ट अटैक पहले आया है, वो खुद स्मोक नहीं कर रहा है लेकिन उसकी फैमिली में भी अगर कोई स्मोक कर रहा है तो भी वो उसके डेंजरस है। और पैसिव स्मोकिंग का रिस्क को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर कई बार रिस्क उसमें भी ऑलमोस्ट स्मोकर के 60 to 70% जितना रिस्क तो हो ही जाता है। तो इसलिए पैसिव स्मोकिंग को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो भी काफ़ी डेंजरस है। और अगर कोई हार्ट पेशेंट आपके पास आता है तो उसका स्मोकिंग स्टेटस तो आपको जानना है और असेस करना ही है। उसके फैमिली मेम्बर्स का स्मोकिंग स्टेटस भी देखना है ताकि कोई भी उस पेशेंट के प्रेजेंस में स्मोकिंग ना करे, ताकि वो स्मोक को पैसिवली इनहेल ना करे। अब हम बात करेंगे डी एडिक्शन रेजिमेंट्स के बारे में। अगर किसी पेशेंट को हैबिचुअल स्मोकिंग की आदत है और स्मोकिंग वो छोड़ नहीं पाता है तो उसके लिए कई बार हम निकोटिन गम्स या ऑल्टरनेटिव इस तरह के रेजिमेंट्स यूज़ करते हैं जिससे बॉडी का क्रेविंग कम हो जाए। मेनली स्मोकिंग रिलेटेड व्यक्ति को जब भी वो स्मोकिंग को छोड़ना चाहता है या दो स्मोक या सिगरेट्स के बीच में टाइम गैप हो जाता है
तो बॉडी में निकोटिन लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं। इसकी वजह से ब्रेन में एक प्लेजर सेंटर को, एक डोपामिन नाम का रिसेप्टर होता है जो प्लेजर सेंटर को स्मोकिंग करने से स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक सेंस ऑफ वेलबींग या अच्छा लगने का सेंसेशन डेवलप होता है। जब स्मोकिंग में बीच में ज़्यादा गैप हो जाता है तो ये ब्रेन का डोपामिन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं और आदमी को वापस से स्मोक करने की इच्छा डेवलप होने लगती है, उसको क्रेविंग डेवलप होती है। अगर हम अल्टरनेटिव फॉर्म्स में पेशेंट को निकोटिन के पैचेज या गम्स या इनहेलर्स अगर पेशेंट को देते हैं तो उससे पेशेंट का ये निकोटिन लेवल्स बॉडी में मेंटेन रहता है, तो स्मोकिंग कंपेरेटिव उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बाकी जो सेंस ऑफ वेलबींग वगैरह वो उसके बॉडी में वैसे भी मेंटेन रहता है। तो निकोटिन के अलावा बाकी जो प्रॉब्लमैटिक हाइड्रोकार्बन्स और ये सब हैं वो बॉडी में नहीं जाते, पेशेंट को स्मोकिंग करने की इच्छा कंपेरेटिवली कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होने का चांस कम हो जाता है। धीरे धीरे करके बाद में फिर ये निकोटिन पैचेज या गम्स को हम रिमूव कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे वीन ऑफ कर सकते हैं। स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए फैमिली मेंबर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। जब तक फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो अगर इस चीज़ को लाइटली लेते हैं तो कोई भी पेशेंट स्मोकिंग या इस तरह की हैबिट्स को कभी नहीं छोड़ सकता। फैमिली मेंबर्स को पेशेंट को बार बार काउंसिल करना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। एज अ डॉक्टर या एज अ साइकेट्रिस्ट आप बार बार पेशेंट को बुला के काउंसिलिंग नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को फैमिली मेंबर्स को ही एक्टिवली इन्वॉल्व होकर स्मोकिंग को छुड़वाना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट कभी भी स्मोकिंग को नहीं छोड़ पाएगा। इसके लिए कई बार रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं ज़्यादातर, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के लिए में स्मोकिंग रिलेटेड लोग इतना नहीं जाते हैं एज कम्पेयर टू नार्कोटिक्स वाले पेशेंट्स, पर फिर भी इसके लिए भी डेडिकेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, डेडिकेटेड गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हैं जो स्मोकिंग छुड़वाने में हेल्प करती हैं। तो इनका आप हेल्प ले सकते हैं, अगर आपके पास लोकली वो चीज़ अवेलेबल है, वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो यूज़ कर सकते हैं। डी एडिक्शन रेजिमेन को इंस्टॉल करने में और उसको यूज़ करवाने में साइकेट्रिस्ट लोग का काफ़ी ज़्यादा रोल है। साइकेट्रिस्ट आपको किस डोज में डी एडिक्शन रेजिमेंट्स को यूज़ करना है, कौन कौन सी दवाएं यूज़फुल है और किस दवाओं से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किस डोज में उसको लेना है, वो चीज़ों में हेल्प करते हैं। अपने इंडिया में एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने में लोगों को एक डर या फियर फैक्टर रहता है, लोगों को ऐसा लगता है कि साइकेट्रिस्ट खाली पागलों का इलाज करते हैं, तो इसलिए लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाना अवॉइड करते हैं। मेरा सजेशन ये है कि अगर किसी को भी इस तरह के एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उन्हें साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर वो खुद नहीं छोड़ पा रहे तो डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट से मिलने से वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। इसमें स्मोकिंग को छोड़ने के लिए निकोटिन पैचेस और गम्स के रेजिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है ब्यूप्रोपियन करके। ये ब्यूप्रोपियन भी स्मोकिंग के क्रेविंग को या एडिक्शन को छुड़वाने में मदद करती है, पर ये ब्यूप्रोपियन दवा के थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जिन लोगों को मिर्गी की शिकायत होती है, जिनको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या कोई पेशेंट अगर माओ इनहिबिटर्स करके ग्रुप ऑफ मेडिसिन पे है, या जिनको फूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, या कोई पेशेंट ने अगर अल्कोहल भी सडनली छोड़ा है, इस तरह के पेशेंट में ब्यूप्रोपियन दवा का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ऐसे लोगों को ये दवा नहीं देनी चाहिए। साइकेट्रिक मेडिसिन जो पेशेंट्स लेते हैं उससे कभी कभी लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे स्किन इरिटेशन, अजीब अजीब से सपने आना, अजीब किसी को विचार आना या हेडेक होना, इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी पेशेंट का हम स्मोकिंग को छुड़वाते हैं तो निकोटिन बॉडी में से जब निकलता है या बॉडी में निकोटिन का लेवल्स कम होता है तो विड्रॉल इफेक्ट्स क्रिएट होना चालू हो जाते हैं। ज़्यादातर ये विड्रॉल इफेक्ट्स जो हैं सेकेंड डे से पीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक हफ्ते में पीक हो जाते हैं, और यूजली एक महीने तक नॉर्मली विड्रॉल साइड इफेक्ट्स चलते हैं। इसलिए हम पेशेंट को एंकरेज कर सकते हैं, अगर वो विड्रॉल सिम्टम्स को एक महीने तक अगर बर्दाश्त कर सके तो थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप ही चले जाएंगे। ज़्यादातर ये विड्रॉल सिम्टम्स में लोगों को डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, भूख कई बार बढ़ जाती है, बेचैनी होती है, हार्ट रेट कई बार कम होता है, बार बार स्मोकिंग करने की क्रेविंग्स होती हैं। ये निकोटिन विड्रॉल के सिम्टम्स हैं। ये सारे सिम्टम्स ज़्यादातर एक हफ्ते में पीक होते हैं और एक महीने में अपने आप कम हो जाते हैं। अब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे निकोटिन पैचेस के और ये गम्स के बारे में। निकोटिन पैचेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स ये है कि ये निकोटिन पैचेस जो हम स्मोकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो 3 डोजेज में अवेलेबल है, 7 मिलीग्राम्स, 14 मिलीग्राम्स और 21 मिलीग्राम्स में। यूजली सेम डोज यूज़ करना चाहिए फॉर 6 वीक्स, और उसके बाद वो डोज को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। ज़्यादातर ये डोज का जो रेजिमेन है 3 महीने तक यूज़ करना चाहिए। इसमें रूल ये है कि बॉडी का कभी भी कोई अपर हिस्सा या ऊपर वाले भाग में इसको यूज़ करना चाहिए, वो एरिया पूरी तरह से क्लीन शेवन रहना चाहिए, वहाँ पे बाल नहीं होने चाहिए, और वहाँ पे स्किन में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन नहीं होना चाहिए। हर बार नया पैच ही यूज़ करना चाहिए, और हम हर रोज़ एक नया पैच यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर साइड्स को रोटेट कर सकते हैं, एक बार इस जगह पे लगाए, एक बार दूसरी जगह पे लगाए, ताकि स्किन रिलेटेड इरिटेशन और इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स पेशेंट को ना हो। इसके साइड इफेक्ट्स में लोगों को स्किन में रैशेज होना, हेडेक,
अब नॉर्मल सेंसेशंस होना और अब स्किन से रिलेटेड कुछ एलर्जिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे निकोटिन गम्स की। निकोटिन के च्यूइंग गम्स आते हैं, यूजली इनका टेस्ट काफ़ी खराब होता है, इसलिए कंटिन्यूसली इनको यूज़ करना पेशेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। इसमें एक च्यू एंड पार्क टेक्निक होता है। इसमें पेशेंट को निकोटिन के जो गम्स है उसको धीरे धीरे करके स्लोली हल्के हल्के से चबाना चाहिए, इसको निगलना नहीं है, हल्के हल्के से इसको च्यू करना है। जब आपको एक पेपरी या टिंगलिंग सेंसेशन मुंह में महसूस होने लग जाए तो उसका च्यू करना बंद कर देना चाहिए और उसको जबान और मसूड़ों के बीच में पार्क कर देना चाहिए। इसको च्यू एंड पार्क टेक्निक बोलते हैं। पहले च्यू करिए, फिर उसको पार्क कर दीजिए, और जब मुंह में टिंगलिंग सेंसेशन चला जाए या फेड हो जाए उसके बाद वापस से उसको च्यू करना चालू करना चाहिए। ये निकोटिन के जो च्यूइंग गम्स है ये 2 और 4 मिलीग्राम के पीसेस इसमें आते हैं डोजेज में। यूजली दिन में 9 पीसेस पर डे 6 वीक्स तक यूज कर सकते हैं। इसको भी लगभग 3 महीने तक यूज करना चाहिए। जब आप यूज कर रहे हैं तो लगभग 15-20 मिनट तक कुछ और खाना या पीना नहीं करना चाहिए। च्यूइंग और पार्किंग टेक्निक का यूज करना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स में लोगों को एसिडिटी होना, डकारे वगैरह आना, मुंह में अल्सर्स वगैरह होना, नोजिया वॉमिटिंग के सेंसेशन होना या वॉमिट हो जाना, ये सब हो सकता है। मुंह में खराश जैसा लगना या नींद ना आना, ऐसा हो सकता है साइड इफेक्ट्स में। निकोटिन लॉजेंसेस का भी लगभग वैसा ही है। 2 से 4 मिलीग्राम के डोजेज आते हैं, 9 पीसेस पर डे यूज करते हैं एटलीस्ट अराउंड 3 महीने तक। लॉजेंस को भी मुंह में ही रखते हैं और ऑल्टरनेटली एक साइड से दूसरी साइड तक मूव करते हैं। ज़्यादातर ये निकोटिन लॉजेंसेस 30 मिनट तक काम करते हैं, तो मिनी लॉजेंस 10 मिनट तक काम करते हैं। तो इसलिए इसको अपने को निगलना नहीं है, इसको चबाना नहीं है, स्वॉलो नहीं करना है, इसको मुंह में रखना है। एक बार में मल्टीपल लॉजेंसेस को यूज़ नहीं करना है, दिन भर में 20 लॉजेंसेस से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसके लिए भी वही रूल है कि 15-20 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं करना चाहिए और इसको निगलना नहीं है। इसके अलावा जो इनहेलर्स आते हैं वो भी 10 मिलीग्राम डोजेस के इनहेलर्स आते हैं। दिन भर में एटलीस्ट 6 कार्ट्रिजेस यूज़ करना पड़ता है फॉर फर्स्ट 6 वीक्स। मैक्सिमम दिन भर में आप 16 कार्ट्रिजेस तक यूज़ कर सकते हो एक दिन में, और 3 महीने तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इन जनरल पहले 1-2 महीने में आपको हर 1-2 घंटे में एक कार्ट्रिज यूज़ करना पड़ेगा। इसके दौरान आपको कोई ईटिंग, खाना पीना या स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है। जोर से सांस लेके उसको बैक ऑफ माउथ तक या मुंह के पीछे हिस्से तक लेके जाइए, और हर डोज में आप कम से कम 20 बार इसको कंटिन्यूस पफिंग करते रहना चाहिए हर इनहेलर जब आप लेते हो। और एक डोज को आप 80 बार अगर 80 बार अगर आप पफ लेते हो तो टोटल 4 मिलीग्राम का डोज ये डिलीवर करता है। इसके साइड इफेक्ट में भी मुंह में थोड़ा इरिटेशन होना, खांसी होना, हेडेक होना और एसिडिटी होना हो सकता है। जो ब्यूप्रोपियन दवा की हमने बात की वो भी 150 मिलीग्राम दिन में एक बार लेना होता है। इनिशियली दिन में एक बार 3 दिन तक 150 मिलीग्राम लेना पड़ता है, उसके बाद दिन में 2 बार लेना पड़ता है मिनिमम 3 महीने तक, और उसके बाद मेंटेनेंस डोज दूसरे 3 महीने तक लेना पड़ता है। इसके साइड इफेक्ट्स में लोगों को नींद ना आना, मुंह सूखा हो महसूस होना, घबराहट होना या कंपन होना या स्किन में रैशेज होना, ऐसा हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। बेसिकली ये दवाइयाँ ज़्यादातर लोगों में यूज़ किया जाता है जिनको भी स्मोकिंग का आदत छुड़वाना है। इसके अलावा एक वायरेनिक्लाइन करके दवा आता है, वो मेडिसिन को भी स्मोकिंग जो लोग की आदत होती है उसको यूज़ किया जा सकता है। ये कंपैरेटिवली थोड़ी सेफ दवा है, पर इसको भी यूज़ करने के लिए आपको साइकेट्रिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप ज़्यादातर ये कोई भी निकोटिन पैचेस या गम्स कुछ भी अगर यूज़ करें तो साइकेट्रिक काउंसलिंग के बिना ना करें। मेरा पर्पस इस टॉपिक को डिस्कस करने का ये था कि आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए कि ये दवा से क्या बेनिफिट्स या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरह से डी एडिक्शन रेजिमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं और हार्ट पेशेंट में इनका नुकसान क्या है स्मोकिंग रिलेटेड। लास्ट में हम बात करेंगे कि स्मोकिंग ये टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ज़्यादातर बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स स्मोकिंग की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ नहीं कर पाते, स्पेशली पैसिव स्मोकिंग की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ नहीं कर पाते। ये टॉपिक में डिस्कशन के माध्यम से मेरा पर्पज़ ये था कि आपको स्मोकिंग से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताऊं और इसमें लॉन्ग टर्म स्मोकिंग जो लोग कंटिन्यू करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्मोकिंग किस तरह से छोड़ा जा सकता है, छोड़ने के टाइम और छोड़ने के बाद किस तरह के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, उस बारे में हमने मेनली बात की। ये चीज़ें लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग हार्ट अटैक के बाद स्टेंट डालने के बाद लोग अगर ये एडिक्शन इस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं तो उनको बार बार तकलीफ आती है, बार बार हार्ट अटैक्स आता है, स्पेशली यंग पेशेंट्स में, क्योंकि यंग पेशेंट में ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। मैंने इवन 15-20 साल के लड़कों में भी हार्ट अटैक आते देखा है और ज़्यादातर जिनको भी आप पूछो तो स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मिलता है। यानी कि बिना ब्लॉकेज वाली नली में हार्ट अटैक आने के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग ही है। 30-35 साल की आयु के बाद जब नली में ब्लॉकेज डेवलप हो जाता है तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन यंग पेशेंट में हार्ट अटैक आने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण या लकवाने का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर स्मोकिंग ही है। अगर ज़्यादातर लोग इसको छोड़ सके तो लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए काफ़ी सेफ्टी बढ़ जाती है और दोबारा प्रॉब्लम्स या बार बार प्रॉब्लम्स आने का चांस काफ़ी कम हो जाता है।